सॉरी, बीच में वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी को। 7:30 बजे मैं अपने कमरे में वापस आ गया, अंधेरे में बैठ गया और फिर पसीने से तरबतर हो गया। आज मेरे कमरे में रोशनी नहीं है। थोड़ा केरोसिन तेल कैसे प्राप्त करूं? और मुझे अपनी क्षुधा शांत करने हेतु कुछ खाने के लिए भी चाहिए। मुझे भोजन कौन देगा? मैं किसी से मांग नहीं सकता। मान लो मैं मैथ्यू से कहूँ, नहीं, मैं चश्माधारी विद्यार्थी जो अगले भवन में रहता है से 1 रुपया मांग लूँ। वो सोच रहा है कि आज अब मेरे को रात का खाना कहाँ से मिलेगा और अब मैं किससे मांगूँ? मैथ्यू से मांगूँ या कोई आगे विद्यार्थी जो रहता है उससे मांगूँ, या मैं क्या करूँ? मैं 1 रुपया मांग लूँ। पिछले दिनों उसने बीमारी होने पर इंजेक्शनों पर खूब व्यय किया था, लेकिन अंतर उसका इलाज मेरी 4 आने वाली दवा से ही हुआ था। इसके बदले उसने मुझे एक बार सिनेमा दिखाया था। अगर मैं उसके पास चला जाऊं और 1 रुपया मांग लूं तो वह मुझे इनकार कर देगा कि अगर मैं उसके पास जाऊं और 1 रुपया उससे मांगूं तो वह मेरे को मना कर देगा। 9:45 अब क्या हुआ? 9:45 गए। रास्ते में मैंने मैथ्यू के बारे में पूछताछ की। वह सिनेमा देखने गया हुआ था। ऊंचे स्वर में बातें और हंसी मजाक सुनकर मैं दूसरे भवन की ऊपर मंजिल पर गया। सिगरेट के धुएं की गंध आ रही थी। गैस की लालटेन की रोशनी थी वहां पे। असहायता का साकार रूप में मैं कुर्सी पे बैठ गया। उनकी बातें चलती रही, राष्ट्रीय मामले, सिनेमा, कॉलेज की लड़कियों का वर्णन, उन लड़कियों के नाम जो दिन में 2 बार साड़ियाँ बदलती थी और ऐसी ही अन्य बातें। मैं भी उनकी बातों में शरीक हो गया और उन सब पर अपनी राय व्यक्त की। इसी बीच मैंने कागज का एक टुकड़ा लिया और उस पर यह लिख दिया, 1 रुपया चाहिए, अभी तुरंत, 2-3 दिन में वापस कर दूंगा। तभी वह चश्माधारी विद्यार्थी हंसा। क्या आप किसी लघु कथा का कथानक लिख रहे हैं या कुछ और? वो एक कागज के ऊपर लिखता है कि मेरे को 1 रुपया चाहिए और मैं 2-3 दिन में वापस कर दूंगा, ऐसे लिख रहा था। तो चश्मे वाला लड़का उसकी तरफ मजाक में बोलता है कि आप कोई स्टोरी की वो हेडिंग लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, इस तरीके से। मैंने कहा नहीं। उसने बातचीत लघुकथा लिखने की कला पर चल पड़ी। एक खूबसूरत पतली मूंछों वाले व्यक्ति ने शिकायत की, हमारी भाषा में भी कोई अच्छी लघुकथा नहीं है। मैंने पूछा, तुमने लघुकथा के किन लेखकों को पढ़ा है? उसने अनेक लेखकों के लेखन को नहीं पढ़ रखा था। एक बात तो यह थी कि मलयालम में पढ़ना ही प्रचलन में नहीं रहा, कि मलयालम में लोग अब पढ़ना ही नहीं चाहते थे। मैंने मलयालम में बहुत लघु कथा लेखकों के नाम बताए। उन लोगों ने अधिकांश के तो नाम ही नहीं सुन रखे थे। उन लोगों ने तो कईयों के तो नाम ही नहीं सुन रखे थे। मैंने बताया, मलयालम में आजकल ऐसी लघु कथाएं हैं जो न केवल अंग्रेजी अपितु विश्व की समस्त भाषाओं में सानी रखती हैं। उन्हें पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? ओह, उन्होंने कुछ पढ़ रखी थी। वे अधिकांश कहानियां गरीबों से संबंधित हैं। ऐसे विषयों पर ही क्यों लिखा जाए? मैं कुछ नहीं बोला। सुनहरे रिम वाले चश्माधारी ने कहा, आप सबकी कहानियां पढ़ लेने से कोई यह सोच लेगा कि इस दुनिया में कुछ गलत है। दुनिया में गलत क्या है? माँ बाप मेहनत करते हैं और हर महीने नियमित रूप से राशि भेजते हैं। उस राशि से युवा लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं और सिगरेट, चाय, कॉफी, आइसक्रीम, सिनेमा, ब्यूटी पाउडर, वैसलीन, महंगे कपड़े, महंगा भोजन, यौन रोग भी पाते हैं। ये हैं भावी नागरिक, भावी शासक और विधाता। क्या है दुनिया में गलत? मुझे लगा मेरा भाषण भयंकर होता जा रहा था। अब उन लोगों के बीच में बहस हो जाती है। माँ बाप कमाते हैं और युवा पीढ़ी है वो ये सब खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सिनेमा देखते हैं, इन चीज़ों में उनको खर्च कर देते हैं। आज की दुनिया, मैंने बोलना शुरू किया। तभी नीचे से एक शब्द सुनाई पड़ा, लकड़ी की सैंडल ले लो, ऊपर ले आओ। चश्मे वाले ने हंसते हुए आदेश दिया उसको। इसलिए विषय परिवर्तित हो गया। ऊपर आने वाले नन्हे गरीब बच्चे थे जिन्हें मैंने सुबह देखा था। वो ईसाई बच्चे जो सुबह लकड़ियों के खड़ाऊ बेच रहे थे, वही थे। वे कांप रहे थे, उनकी आंखें धुंधली थी, उनके चेहरों पे थकान थी, उनके होठ सूख गए थे। सामने वाला बच्चा कठिनाई से बोल पाया, अगर आपको ये चाहिए श्रीमान, 2.5 आने की ले लो। सुबह से वे 3 आने की बता रहे थे। सुबह जिसको वो 3 आने की बता रहे थे, शाम को उसको 2.5 आने की बेच रहे थे कि बिक जाए कम से कम। 2.5 आने की शक करते हुए चश्मे वाला बोला,
उसने एक जोड़ी को ध्यान से देखा और कहा, यह करीमजोता लकड़ी की नहीं बनी। हाँ साहब, यह करीमजोता ही है। बच्चों, तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने प्रश्न के उत्तर बड़े बच्चे ने दिया। 3 मील दूर था उनका घर। 2 आने, सुनहरी चश्मे वाले ने कहा कि 2 आने में दे दो। साहब मेहरबानी करके 2.25 आने दे दीजिए। अब वो बोलते 2.5 से 2.25 पे आ जाते हैं। ओ, उदास होकर बच्चे ने नीचे जाने लगा। सुनहरी चश्मे वाले ने फिर आवाज दी, ले आओ तुम। वे पुनः ले गए। उसने एक अच्छी सी जोड़ी पसंद कर ली और 10 का नोट पकड़ाने लगा। उस नन्हे मुन्नों के पास तो 1 पाई भी नहीं थी। उन्होंने कुछ बेचा ही नहीं था। वे सुबह से घूम ही रहे थे। 3 मील दूर बैठे उनके माँ बाप की तस्वीरें मेरे दिमाग में उभरी कि वे किसी कूटी में अपने बच्चों के लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। आग पर बर्तन में पानी चढ़ाए हुए कि वो बच्चे कुछ बेच के आएंगे, कुछ खरीद के लाएंगे तो कुछ खाना बना के खाएंगे। इस इंतजार में उसके माँ बाप वेट कर रहे होंगे। 1/4 आना और श्रीमन, मेरे पास इतनी ही, अन्यथा ये लो अपनी खड़ाऊ वापस। बोलते हैं कि मेरे पास इतनी ही है, अगर लेने हैं तो देने को दे दो, नहीं तो अपनी खड़ाऊ वापस ले दो। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से चल पड़े। उन नन्हे मुन्नों की बिजली सी रोशनी से सड़क पर जाते हुए देखते हुए सुनहरे चश्मे वाला हंसा। तुम्हें पता है क्या, मैंने एक चाल खेली। उन 2 में से एक आना खराब था। हाँ हाँ हाँ, वो बोलता है, तुम्हें पता है एक आना तो फटा हुआ था, खराब था, जो मैंने उन बच्चों को दे दिया, और हंसने लग जाता है। वे सब जोर जोर से हंस पड़े। मैंने स्वयं के लिए सोचा, है तो विद्यार्थी ही ये सब, क्या कहें इनसे, अब इनसे क्या बोलूं मैं। उन्होंने अपनी गरीबी और कठिनाइयों का अर्थ नहीं समझा। उसकी जो गरीबी और कठिनाइयाँ थी वो नहीं समझी उन लोगों ने। बिना किसी और को दिखाई पड़े मैंने अपनी पर्ची सुनहरे चश्मे वाले को पकड़ा दी कि किसी को देखे बिना वो जो लिख रहा था वो उसकी तरफ उसको दे दिया। जब वो उसे पढ़ रहा था तो मेरे विचार उस होटल के बारे में चल रहे थे और मैं कल्पना कर रहा था कि मैं स्वयं उबलते चावलों की प्लेट के सामने बैठा हुआ था, लेकिन सुनहरे चश्मे वाले ने सबको सुनाते हुए कहा कि वो उसको धीरे से पकड़ाता है और वो सबको सुनाते हुए, खेद है मेरे पास खुले नहीं है। जो ही मैंने यह सुना मेरे शरीर से तृप्त वाष्प निकली। पसीना पोंछते हुए मैं नीचे उतरा और अपने कमरे की ओर चला गया। अब क्या होता है, रात के 9 बज जाते हैं। मैंने अपना बिस्तर बिछाया और लेट गया, लेकिन आंखें बंद नहीं हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, मेरा सिर दुख रहा था, लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने दुनिया के असहाय लोगों के बारे में सोचा। दुनिया में जगह जगह पर कितने ही लाख लोग भूखे लेट रहे होंगे, मैं उन्हीं में से एक था। मुझ में क्या खास बात थी, मैं भी तो एक गरीब आदमी हूँ, बात खत्म। बस इतना सोचते हैं, वो बच्चे भी तो भूखे सो रहे हैं और भी तो लोग भूखे सो रहे हैं, मैं भी उनकी तरह हूँ। जब मैं इस प्रकार सोच रहा था मेरे मुंह में पानी भर आया। मैथ्यू की रसोई में से सरसों के बीजों को पकने की आवाज आ रही थी और अच्छे चावलों को पकने की गंध आ रही थी। 9:30 बजे मैं कमरे से बाहर निकला। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था मानो फूट जाएगा। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो। मैं पसीने में नहा रहा था। मैंने आहते में इंतजार किया। सौभाग्य की बात, बूढ़ा नौकर एक बर्तन और लैंप लेकर बाहर निकल गया। उसने दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था और नल भी चला गया था। नल भी उसको चला के वो चला जाता है। उसे कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। बिना कोई आवाज के मैंने दरवाजा खोल दिया और रसोई में चला गया। वो रसोई में चले जाते हैं खुद। 10 बजे, रात के 10 बजे मैं पसीने से लथपथ बाहर आ गया, लेकिन पेट पूरा भर कर जाके अंदर वो खा पी के अपना आ जाते हैं। जब वह बूढ़ा लौटा, मैं नल के पास गया, थोड़ा पानी पिया, अपना चेहरा धोया, हाथ पांव धोए, मेरे कमरे में वापस आ गया और एक बीड़ी सुलगाई और धूम्रपान करने लगा। मैं काफी थक गया था। मैं लेट गया। इससे पहले कि मुझे नींद आती, मैं स्वयं के प्रति सोचा, अगर उस बूढ़े को पता चल गया तो, अगर उसे पता चल गया हो कि मैथ्यू को भी पता चल गया जाएगा, अन्य विद्यार्थियों और बाबुओं को भी इसकी जानकारी हो जाएगी कि उसने चोरी करके खाना खाया था। अपमानजनक बात होगी है, लेकिन जो होता है देखा जाएगा। सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा। मेरे जन्मदिन पर मैं आराम से सो पाऊंगा। इसलिए अब क्या नींद आने वाली थी, तभी कोई कमरे में मेरे पास आ गया। हेलो मिस्टर। मैथ्यू का सवाल। मुझे पसीना छूट गया। उसको लगा कि उसको पता चल गया। मेरी नींद काफूर हो गई। जो भोजन मैंने ग्रहण किया वह सारा हजम हो चुका था। मैं समझ गया। मैथ्यू को जानकारी हो गई, उस बूढ़े को पता चल गया। मैंने दरवाजा खोला। बिजली कौंधी मानो दिल में अंधेरे से।
उस रोशनी में मैं पकड़ा गया। मैथ्यू क्या पूछने वाला था, मतलब उसके दिमाग में। मैंने सोचा कि दिल डर के मारे फूट जाएगा। मैं कहता हूँ मैं सिनेमा देखने गया था, विक्टर हुगो की लाल मिजरेबल्स, एक अच्छी फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। वो बोलता है कि मैं एक फिल्म देखने गया था, अच्छी मूवी है, वो आपको भी देखनी चाहिए। मैंने सर हिलाई। क्या आपने खाना खा लिया? अब वो उसको पूछता है कि क्या आपने खाना खा लिया? मैं बिल्कुल भी भूख नहीं है। रास्ते में हम मॉडर्न होटल चले गए थे। उसने बोला कि मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं है, क्योंकि वो तो चोरी करके खा चुका था ऑलरेडी। तो हम होटल चले गए थे, तो मैं वहाँ पे खा के आ चुका। धन्यवाद, मैं खा चुका हूँ। ओ तो सो जाइए, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। सैमुअल मथाई द्वारा मलयालम में अनुदित। जो ये स्टोरी जो है इनकी, जो हमने पहले पढ़ा था कि इनकी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। तो इस तरीके से उनके पूरे दिन की जो गतिविधियां थी, वो किस तरीके से एक दिन का पूरा वर्णन लिखा है उन्होंने अपने दिन का, कि जन्मदिन के दिन उनको किस किस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उस तरीके से उन्होंने पूरे दिन का वर्णन इस स्टोरी में किया है। तो हमने इस स्टोरी को, पूरी स्टोरी आज हमने पढ़ी है। तो 1-2 क्लास के अंदर ये स्टोरी अपनी अपनी कंप्लीट हुई है। तो आप इस स्टोरी के वीडियोस जो हैं वो पूरे एक साथ देखना, तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी और अच्छे से पकड़ में आएगी किस तरीके की ये स्टोरी है। अगर टुकड़ों टुकड़ों में आप इसको पढ़ोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर जो है उनको डिस्कस करेंगे और उनको विस्तार से उनके बारे में हम देखेंगे। छोटे क्वेश्चन जो है वो आप खुद पढ़ लेना घर पे। बड़े क्वेश्चन जो है वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि किस तरीके से आपको बनाने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो आपके इस चैप्टर के सारे, इस बुक की सारी जो स्टोरीज है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और हम अब दूसरा जो अपना इसका सेक्शन है उसमें जो ऐसे वगैरह है उसको हम पढ़ेंगे। तो स्टोरियाँ आज आपकी कंप्लीट हो रही है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो इसके जो सारे नोट्स हैं वो आप लोगों को अभी कंप्लीट बनाने हैं।